डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल इजी क्वालिटी लर्निंग में एक वीडियो डिस्कशन के साथ में, जिसका टॉपिक है आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। हम आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 का हम रिकैप कर लेते हैं पहले कि पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया कि आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन के लिए क्या क्या गाइडलाइंस अवेलेबल है, जिसमें यूएसएफडीए की गाइडलाइंस, एमएचआरए की गाइडलाइन, दोनों गाइडलाइंस हम लोगों ने देखी। और उसके बाद में इसकी डेफिनेशन हमने देखी, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन और आउट ऑफ ट्रेंड की क्या होती है। देन किस किस चीज़ के लिए एप्लीकेबल होता है, ये हमने डिस्कस किया। और आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन का जो फेज़ 1A ऑब्वियस एरर, वो हमने डिस्कस किया कि उसको किस तरह से हम करते हैं। और लेबोरेटरी एरर का डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया। तो हमने ये समझ लिया है कि अगर फेज़ 1A में अगर कोई ऑब्वियस एरर नहीं मिलता है तो हमें लैब इन्वेस्टिगेशन में जाना होता है, जो फेज़ 1B होता है। और अगर फेज़ 1B या डिटेल लैब इन्वेस्टिगेशन में भी हमें कोई असाइनेबल कॉज नहीं मिलता है या कोई एरर नहीं मिलता है, तो हमें फेज़ 2 में एंटर होना होता है। अगर हमें फेज़ 1B में या लैब इन्वेस्टिगेशन में अगर असाइनेबल कॉज मिल जाता है या लैब एरर मिल जाता है, तो हमें उस लैब एरर को करेक्ट करके और हमें रीएनालिसिस करनी होती है। और रीएनालिसिस करने के बाद में उसके जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो हमने रिपोर्ट करना होता है। तो रिपोर्ट करने के बाद में हमें ओएस रिजल्ट्स एज वेल एज जो एरर करेक्ट करने के बाद में रिजल्ट्स आए हैं, वो दोनों के दोनों रिपोर्ट करने होते हैं। और अगर, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, कि अगर असाइनेबल कॉज मेरे को अगर 1B में भी नहीं मिलता है, तो फिर मैं फेज़ 2 में एंटर होता हूँ, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन और एनालिटिकल इन्वेस्टिगेशन होती है। तो आइए जानते हैं फेज़ 2 में क्या क्या होता है। तो फेज़ 2 इन्वेस्टिगेशन में दो पार्ट्स होते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन, दूसरा एनालिटिकल इन्वेस्टिगेशन। तो आइए सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। तो जैसे ही हम फेज़ 2 में एंटर होते हैं तो हमें एक डेविएशन रेज करना होता है। डेविएशन में हम ये लिखते हैं कि ये हमारा रिजल्ट जो है आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन आया है, और उसी डेविएशन के बेसिस पे हमारी इन्वेस्टिगेशन ट्रिगर होती है। तो सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें टीम बनानी होती है। उस टीम में हमें क्यूए का एक रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूड होता है, और जो एक मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलिस्ट होता है हम उसको इंक्लूड करते हैं। इसमें हमें डूअर से एग्जैक्टली पूछना होता है कि इस पर्टिकुलर बैच के एग्जीक्यूशन में क्या क्या हुआ। डूअर्स में आपके ऑपरेटर आ सकते हैं, केमिस्ट आ सकते हैं। तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग की इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसको किन किन पॉइंट्स पे करनी होती है, आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहला होता है मटेरियल्स। मटेरियल्स में हमने क्या देखना होता है? मटेरियल्स में हमने ये देखना है कि वेंडर का इवैल्यूएशन हम करें, कि यानी जिस वेंडर से मेरा पहले मटेरियल आता था उसी मटेरियल से आया है या कुछ वेंडर में चेंज आया है, ये हम देखेंगे। एक्टिव इंग्रेडिएंट का एज वेल एज जो इंपॉर्टेंट एक्सिपिएंट्स है उनके भी वेंडर चेक करेंगे। एक्टिव इंग्रेडिएंट के वेंडर में हमें ये भी चेक करना होगा कि ऐसा तो नहीं है कि वेंडर सेम है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन जो है उसमें कुछ चेंज आया है। तो ये चीज़ हम उसमें देखेंगे। अगर मटेरियल के किसी भी क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स में अगर चेंज आ रहा है तो वो देखेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें एनालिटिकल डेटा भी देखना होगा। इसके लिए हमें ऑपरेटर से और मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट से भी बात करना होगा कि जब वो बैच प्रोसेस कर रहे थे तो उस समय कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन तो नहीं मिला उन्हें जिसमें उन्हें कुछ एबनॉर्मल लगा हो, जैसे पार्टिकल साइज में कुछ चेंज हो या कलर में कुछ चेंज हो या फिजिकल और कोई फिजिकल ऐसा चेंज हो जो उनसे पता चले। या एनालिटिकल रिपोर्ट देख के भी हमें पता चलेगा कि यानी पीछे जो बैचेस है उसमें क्या ट्रेंड मिलता था और अभी क्या ट्रेंड मिला है। तो ये चीज़ हमने इसमें इवेलुएट करनी होगी। देन इस मटेरियल की हम हिस्ट्री चेक करेंगे कि हिस्ट्री में ऐसा तो नहीं हुआ है कभी कि यानी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कोई मटेरियल जो है वो रिपीटेडली रिजेक्ट हुआ है या रिपीटेडली कोई ऑब्जर्वेशन ऐसा आया है जिसके कारण कोई फेलियर रिकॉर्ड हुआ है पहले। तो ये चीज़ भी हम मटेरियल के रेफरेंस में चेक करेंगे। मटेरियल के बाद में हम मैन की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मैन में क्या आता है? हमें ये चेक करना है कि जो जो भी पर्सन इसमें मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व थे, ऑपरेटर्स एज वेल एज केमिस्ट्स, हर स्टेज पे वो ऑलरेडी ट्रेंड है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग के लिए या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि जो ऑपरेटर और केमिस्ट इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है वो इस प्रोडक्ट को फर्स्ट टाइम बना रहे हैं।
अगर ऐसा है तो हमें उनसे डिस्कशन करना होगा कि उनने एग्जैक्टली क्या क्या किया, और जो हमारे रेगुलर ऑपरेटर्स थे जो इस प्रोडक्ट को बनाते थे वो किस किस तरह से बनाते थे, तो उसमें क्या डिफरेंस है, तो जिससे हमें पता चल सकता है कि किसी ऑपरेशन में कोई दिक्कत तो नहीं आई। देन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमारे क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स जो है उसको हमने वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई हम किस चीज़ से करेंगे, बैच रिकॉर्ड से हम वेरीफाई करेंगे। और जो क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर है ये हमारे हिस्टोरिकल डेटा से हम मैच करेंगे कि जो मेरी रीडिंग्स या जो ऑब्जर्वेशंस पहले उसमें आती थी वही ऑब्जर्वेशंस आई हैं या उसमें कुछ चेंज हुआ है। क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर में क्या क्या चीज़ आ जाएगा, उसमें मिक्सिंग टाइम आ जाएगा, ग्रेनुलेशन पैरामीटर्स आ जाएंगे, ड्राइंग पैरामीटर्स आ जाएंगे, एलओडी आ जाएगा, ग्रेन्यूल्स कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी, और मिक्सिंग टाइम आ जाएगा। कंप्रेशन में कंप्रेशन मशीन की स्पीड आ जाएगी, कंप्रेशन फोर्स आ जाएगा, हार्डनेस आ जाएगा। कोटिंग पैरामीटर्स में स्प्रे रेट आएगा, विस्कोसिटी ऑफ कोटिंग सॉल्यूशन आएगा, बेड टेम्परेचर आ सकता है, इनलेट टेम्परेचर आ सकता है, आउटलेट टेम्परेचर आ सकता है, तो ये सारे कोटिंग पैरामीटर्स में आ जाएंगे। देन प्राइमरी पैकिंग में क्या क्या चीज़ें होगी, प्राइमरी पैकिंग में मेरी मशीन की स्पीड आ जाएगी, सीलिंग टेम्परेचर आ जाएगा, फॉर्मिंग टेम्परेचर आ जाएगा, और लीक टेस्ट वगैरह तो नहीं हुआ है वो चीज़ आ जाएगी। मशीन का कुछ एबनॉर्मल स्टॉप या स्टॉपेज तो नहीं हुआ, वो चीज़ आ जाएगी। देन मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स में हम क्या देखेंगे, इन्वायरमेंटल कंडीशंस हम वेरीफाई करेंगे कि इस पर्टिकुलर बैच को ऑपरेट करने के लिए कोई स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशन की रिक्वायरमेंट तो नहीं होती है, और अगर होती है तो उसके रेफरेंस अगेंस्ट में हमें क्या क्या एनवायरमेंटल कंडीशंस एक्चुअली मिली है, और उस टाइम पे कोई एनवायरनमेंट में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं रिकॉर्ड की है। हम प्रोडक्ट का होल टाइम चेक करेंगे हर स्टेज पे कि होल टाइम जो है कुछ एबनॉर्मल तो नहीं है, कुछ ज़्यादा होल्ड तो नहीं हुआ प्रोडक्ट, या किसी और वजह से तो नहीं इसमें दिक्कत आ रही है। अगर फिजिकल पैरामीटर हम चेक करेंगे मटेरियल्स का, इंटरमीडिएट स्टेज पे है तो ग्रेन्यूल्स का चेक करेंगे, या इन प्रोसेस टैबलेट्स का चेक करेंगे, कोर टैबलेट्स का चेक करेंगे, या कोटेड टैबलेट्स का चेक करेंगे कि उसमें कोई फिजिकल ऑब्जर्वेशन में चेंज तो नहीं आ रहा है, कोई कलर में चेंज तो नहीं आ रहा है, टैबलेट्स में स्पॉटिंग तो नहीं आ रही है, सॉफ्ट तो नहीं हो गई है, तो ये चीज़ें हम उसमें चेक करेंगे, तो जिससे हमें पता चलेगा कि टैबलेट्स में कुछ चेंज आ रहा है, मे बी हो सकता है कुछ इन्वायरमेंटल इफेक्ट आया हो। देन टेम्परेचर में एक्सकर्शन तो नहीं हुआ है, ये भी हम इसमें चेक करेंगे। देन इन्वेस्टिगेशन करेंगे हम इक्विपमेंट्स एंड मशीन्स की। तो इक्विपमेंट और मशीन्स में हमने क्या चेक करना होगा, हमें ये चेक करना होगा कि जिन इक्विपमेंट्स में हमने प्रोसेस किया है बैच को उसमें कुछ मेजर ब्रेकडाउन तो नहीं आया था। ऐसा तो नहीं हुआ था कि मेजर ब्रेकडाउन आया है और उसके बाद करेक्ट होके और फिर इक्विपमेंट में हमने ये बैच प्रोसेस किया है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और क्वालिफिकेशन का स्टेटस हम चेक करेंगे कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और क्वालिफिकेशन का स्टेटस करेक्ट है या नहीं है, उसमें कोई चेंजेस तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं हुआ है या मशीन जो है क्वालिफिकेशन के स्टेट में नहीं है। और हमने ये चेक करना होगा कि मेरा जो बैच प्रोसेसिंग हुआ है वो उन्हीं इक्विपमेंट्स पे हुआ है या नहीं हुआ है जिस पे हिस्टोरिकली मेरा बैच प्रोसेस होता है। ऐसा तो नहीं हुआ है कि इक्विपमेंट के सेट चेंज हुए, जैसा कि पॉसिबल है कि मैं हमेशा 500 लीटर या 600 लीटर के आरएमजी पे ग्रेनुलेशन करता हूँ किसी पर्टिकुलर बैच का या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, लेकिन इस बार जो मेरा ग्रेनुलेशन हुआ है वो 800 लीटर पे हुआ है या 1000 लीटर पे हुआ है। तो ऐसी अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो उसके लिए भी चेक करेंगे। या मेरा हमेशा जो कंप्रेशन होता है वो डी टूलिंग पे होता है, लेकिन इस बार जो है वो बी टूलिंग पे किया है, तो ऐसा तो कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, इन चेंजेस को भी हमने चेक करना होगा। Then manufacturing investigation shall be extended to discussion with chemist and operators processed the batch for any abnormal observations। तो हमें मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट से एज वेल एज ऑपरेटर से बात करनी होगी डिटेल में कि उनने जब बैच प्रोसेस किया है तो उसमें कुछ एबनॉर्मल ऑब्जर्वेशन तो नहीं मिला है, ऐसा तो नहीं हुआ है कि कुछ किसी पर्टिकुलर रीज़न से किसी स्टेज पे हमें बैच को होल्ड करना पड़ा, या कोई ऐसी एबनॉर्मल इवेंट हुआ है जो उनने नोट किया हो उस टाइम पे, तो ये चीज़ हमने उनसे पूछना होगा, तो उससे हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इन मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन द प्रोसेसिंग ऑफ अदर बैचेस सेम प्रोडक्ट शेल बी चेक्ड फॉर एनी एबनॉर्मल ऑब्जर्वेशन। तो हमें ये भी देखना होगा कि जिस बैच से मेरे को ओएस आया उसके प्रोसेसिंग पैरामीटर में या उस जो भी ऑब्जर्वेशंस है और जो बैच मैंने नॉर्मली प्रोसेस किए हैं इससे पहले
उनके जो प्रोसेसिंग पैरामीटर्स और जो क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स है, तो उनको मैं मैच करके देखूंगा कि उसमें कोई चेंजेस तो नहीं है। तो उससे भी मेरे को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। किसी पैरामीटर में अगर चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से मुझे हो सकता है कि आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन आ रहा हो। इफ एनी ऑफ द रूट कॉज इज ऑब्जर्व्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन, देन बेस्ड ऑन द डिसीजन ऑफ प्रोसेसिंग, टेस्टिंग और रिजेक्शन कैन बी टेकन। इफ नो रूट कॉज इज फाउंड, देन एनालिटिकल इन्वेस्टिगेशन फेज 2 शैल बी इंटर्ड। तो इसमें क्या हम बात कर रहे हैं, इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया। मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद में अगर मुझे रूट कॉज मिलता है, तो रूट कॉज क्या होता है, उसके हिसाब से क्या करेक्टिव एक्शंस हो सकते हैं, तो मैं करेक्टिव एक्शंस लूँगा। अगर कुछ करेक्टिव एक्शंस हो सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो सकते हैं, अगर कुछ एबनॉर्मलिटी आई है तो उसके हिसाब से मैं उसको डॉक्यूमेंट करूँगा। और लेकिन अगर मेरे को इस पर्टिकुलर फेज में अगर कोई रूट कॉज नहीं मिलता है, तो फिर मैं फेज 2 के एनालिटिकल इन्वेस्टिगेशन सेक्शन में एंटर करूँगा। तो फेज 2 के एनालिटिकल इन्वेस्टिगेशन सेक्शन में जाने से पहले आइए जानते हैं हम कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, क्योंकि फेज 2 के एनालिटिकल इन्वेस्टिगेशन सेक्शन में इस पर्टिकुलर टर्म्स का और इस पर्टिकुलर थ्योरी का यूज होने वाला है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है? एनालिसिस डन टू कंफर्म द प्रोबेबल रूट कॉज इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अगर मुझे पता है कि मेरा ये प्रोबेबल रूट कॉज है, लेकिन मेरे पास उसका डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं है या कोई क्लियर कट उसका एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को कंफर्म करने के लिए जो मैं एनालिसिस करता हूँ या जो एक्टिविटी करता हूँ, उसे हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग बोलते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमने क्या करना होता है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमने पहले हाइपोथेसिस बनानी होती है, जिसके बेसिस पे हम ये बोल रहे हैं कि ये पर्टिकुलर रीजन की वजह से हो सकता है कि मेरा आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन आया हो। तो उसको काउंटर करने के लिए मैं कुछ एनालिसिस प्लान करता हूँ। वो कौन सी एनालिसिस होगी, उसको मैंने डॉक्यूमेंट करना होता है। या फेज़ 1A या फेज़ 1B में अगर मैंने कुछ एक्टिविटी को रिपीट करना है, तो उसको भी मैंने डॉक्यूमेंट करना होता है। और डॉक्यूमेंट करने के बाद में उसमें ये लिखना होता है क्लियर कट कि मैं क्या एक्टिविटी करने वाला हूँ या री एनालिसिस करने वाला हूँ और कौन सी चीज़ को री एनालिसिस करने वाला हूँ। तो मैं डॉक्यूमेंट करता हूँ। डॉक्यूमेंट करने के बाद में मुझे ये भी उसमें स्पेसिफाई करना होता है कि उसके रिजल्ट्स को मैं किस तरह से इंटरप्रेट करूँगा। और ये सारा हाइपोथेसिस बनाने के बाद में इसमें क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस दोनों का एग्रीमेंट होना ज़रूरी है बिफोर एग्जीक्यूशन। और रीटेस्टिंग इन हाइपोथेसिस शैल बी डन बाय डिफरेंट एनालिसिस ऑफ इक्विवेलेंट और मोर एक्सपीरियंस। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो भी मैं री एनालिसिस करूंगा या जो रीटेस्टिंग करूंगा, तो मेरा वो एनालिस्ट नहीं करेगा जिसने ओएस जनरेट किया है। जो एनालिस्ट उस एनालिसिस को करेगा, उसका एक्सपीरियंस जो है वो आपका फर्स्ट एनालिस्ट से ज़्यादा होना चाहिए या इक्विवेलेंट होना चाहिए। देन यहाँ पे मैंने कुछ प्रोबेबल रूट कॉज जो जिसके बेसिस पे हम हाइपोथेसिस बनाते हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं, और उसके एक्शंस हम क्या क्या कर सकते हैं वो भी साथ में लिखे हुए हैं। तो आइए जानते हैं क्या प्रोबेबल रूट कॉज हो सकता है। पहला, इम्प्रॉपर सोनिकेशन। अब मुझे ऐसा लगता है कि इम्प्रॉपर सोनिकेशन की वजह से मेरा रिजल्ट कम आया, लेकिन इसका कोई क्लियर कट एविडेंस नहीं मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा मदर डाइल्यूशन होगा उसको फिर से, और जैसे 10 मिनट का सोनिकेशन टाइम दिया है तो 5 मिनट्स और एडिशनल करके देखूंगा। जो एग्जिस्टिंग सैंपल है उसको सोनिकेट करूंगा। अगर इम्प्रॉपर ट्रांसफ़र ऐसा लगता है कि मेरा पिपेटिंग में प्रॉपर ट्रांसफ़र हुआ है, तो जो मैं एग्जिस्टिंग मदर डाइल्यूशन है उसी को रिडाइल्यूट करूंगा एग्जिस्टिंग स्टॉक सॉल्यूशन से। रॉन्ग वायल प्लेसमेंट अगर हुआ है ऐसा लगता है, तो सेम सॉल्यूशन जो मेरा बनाया हुआ है उसी सॉल्यूशन को मैं वायल में भर के और फिर से सीक्वेंस में लगाऊंगा। फिल्टर का अगर इंटरफेरेंस लगता है, तो जो सॉल्यूशन मैंने पहले से ऑलरेडी बना रखा है उसी को मैं रीफिल्टर करूंगा, और रीफिल्टर करने के बाद में वायल में रख के और फिर से इंजेक्शन के लिए लोड करूंगा। रीटेस्टिंग ऑफ द सेम सैंपल। अगर मैं सेम सैंपल की रीटेस्टिंग करता हूँ टू रूल आउट एनी अननोन एरर इन एनालिसिस। तो मेरा अगर कोई, मुझे लगता है कि इसमें कुछ एरर तो हुआ है लेकिन मैं कुछ इसको कैच नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं सेम सैंपल है उसी की री एनालिसिस करूँगा। तो ये भी मैंने उसमें लिखना होता है कि इसकी री एनालिसिस मैं कितनी करूँगा, और ये री एनालिसिस करने के बाद में इसके रिजल्ट्स को मैं किस तरह से इंटरप्रेट करूँगा। कोई भी री एनालिसिस जो है, जब तक कि मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है, अनलेस एंड अनटिल रीसोनिकेशन, रीडाइल्यूशन या रीफिल्ट्रेशन
ये चीज़ें तो हम फेज़ 1A और फेज़ 1B में अगर रूट कॉज मिलता है तो कर सकते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बेसिस पे, लेकिन मैं सैंपल की री-एनालिसिस तब तक के नहीं करूँगा जब तक कि मेरा फेज़ 2 का मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो आगे फेज़ 2 के इन्वेस्टिगेशन में, एनालिटिकल इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, इफ़ नो असाइनेबल कॉज इज फाउंड, जैसा हम लोगों ने देखा था कि 1B में हमें कोई भी असाइनेबल कॉज नहीं मिला, देन रीटेस्टिंग ऑफ द सेम सैंपल कैन बी कंसिडर्ड विथ प्री डिटरमाइंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। तो जब मैं री एनालिसिस के लिए हाइपोथेसिस बनाऊंगा तो इसमें एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी मुझे पहले ही लिखना पड़ेगा कि मेरा जैसे 6 एनालिसिस या कर रहा हूँ मैं, तो इसके आरएसडी कितनी आनी चाहिए, मेरा रिजल्ट इतने से इतने के बीच में आना चाहिए, तो मैं ये इंटरप्रिटेशन करूँगा। तो ये मैंने पहले ही डिसाइड करना होता है। ऐसा नहीं होना करना होता है कि मेरा एनालिसिस हो गया और फिर रिजल्ट आने के बाद में फिर मैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डिसाइड कर रहा हूँ। तो इसमें जो हाइपोथेसिस रीटेस्टिंग करते हैं उसमें क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, एनालिस्ट हैविंग सेम और मोर एक्सपीरियंस शैल डू द रीटेस्ट, ये हमने पहले डिस्कस किया है। सिक्स रीटेस्ट शैल बी डन, सेम सैंपल शैल बी यूज फॉर री एनालिसिस। तो हमने सैंपल वही वाला यूज करना है जिससे ओएस जनरेट हुआ, हमने कोई डिफरेंट सैंपल यूज नहीं करना है या री एनालिसिस या रीसैम्पलिंग नहीं करनी है। इफ ऑल द रिजल्ट्स कंफर्म द ओएस रिजल्ट्स, then OS shall be considered valid and batch shall be recommended for rejection। अगर मेरे 6 की 6 एनालिसिस जो है उसके रिजल्ट्स जो है आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन, जो पहले रिजल्ट आया था उसको कंफर्म करते हैं, तो उसमें कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं, जो क्वालिटी कंट्रोल से है उसको रिजेक्शन के लिए रिकमेंड करना चाहिए क्वालिटी एश्योरेंस को। क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो रिजल्ट्स देख के उसके बेसिस पे डिसीजन लेगा। If all the results are well within the limit and percentage RSD shall be determined and results shall be checked with previous normal trend। अगर सेकंड केस क्या है, एक तो केस ये है कि मेरे सारे के सारे रिजल्ट जो है ओएस रिजल्ट को कंफर्म कर रहे हैं और फेलियर आ रहा है, तो मैं रिजेक्शन के लिए रिकमेंड करूँगा। अगर मेरे सारे के सारे रिजल्ट जो है वेल विद इन द लिमिट आ रहे हैं और जो मेरी नॉर्मल ट्रेंड है, जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में मेरा नॉर्मल ट्रेंड आता है पीछे बैचेस में, उस रेंज को कंफर्म कर रहे हैं, परसेंटेज आरएसडी भी जो है क्लोज है और रिजल्ट्स प्रिसाइज है, तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं इसकी एनालिसिस जो है थर्ड एनालिस्ट से करवाऊंगा या एनालिस्ट सी से करवाऊंगा, जो कि इस रिजल्ट को कंफर्म करेगा। इफ इन 6 रेप्लिकेट एनालिसिस रिजल्ट्स आर नॉट प्रिसाइज, देन एवरेजिंग शैल नॉट बी कंसीडर्ड। अगर जो 6 एनालिसिस मैंने की है इसमें रिजल्ट्स मेरे प्रिसाइज नहीं हैं, जैसे कि मेरे सारे रिजल्ट जो है, एक कोई रिजल्ट आया 104%, एक कोई रिजल्ट आया 108%, एक कोई रिजल्ट आया 95%, एक आया 93%, तो सारे ओएस तो कोई सा भी नहीं है, लेकिन सारे रिजल्ट्स की रेंज बहुत बड़ी है, तो फिर मैं इन रिजल्ट की एवरेजिंग नहीं करूँगा और इसका परसेंटेज आरएसडी चेक करूँगा। परसेंटेज आरएसडी अगर मेरा हिस्टोरिकल ट्रेंड डाटा से मैच करता है तो उसी के बेसिस पर मैं इस पर डिसीजन लूँगा। और अगर मेरे सारे के सारे रिजल्ट्स जो है उसका परसेंटेज आरएसडी वेल विद इन द लिमिट आता है और रिजल्ट्स भी जो है पिछले रिजल्ट से मैच करते हैं, तो देन एनालिस्ट 3 शैल डू द 6 रेप्लिकेट एनालिसिस टू कंफर्म द पासिंग रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड इन द रीटेस्ट। तो एनालिस्ट थर्ड जो है वो मेरे रिजल्ट्स को कंफर्म करने के लिए 6 एनालिसिस करेगा। देन रीसैम्पलिंग ऑफ द बैच शैल बी डन इन द रेयर केसेस। रीसैम्पलिंग अनलेस एंड अनटिल कोई क्लियर कट रीज़न नहीं है जिसमें ये शो करता है कि मेरी सैम्पलिंग प्रोसीजर जो है वो क्वेश्चन में है, या सैम्पलिंग में मैंने गलती की है, या सैम्पल में कोई एबनॉर्मल ऑब्जर्वेशन आया है, तब तक के रीसैम्पलिंग अलाउड नहीं है। रीसैम्पलिंग किस किस कंडीशंस में अलाउड है, आइए जानते हैं। फर्स्ट इज सैम्पल इज एग्जॉस्टेड इन इनिशियल फेज ऑफ एनालिसिस। यह है कि भाई जो भी सैंपल मैंने लिया था वो इनिशियल फेज की जो एनालिसिस है उसी में ख़त्म हो गया, नाउ सैंपल मेरे पास में सेकंड फेज की एनालिसिस के लिए बचा ही नहीं है, तो मैं रीसैम्पलिंग कर सकता हूँ विदाउट एनी रीप्रोसेस। जो भी मैं रीसैम्पल करूँगा विदाउट एनी रीप्रोसेस करूँगा। देन एविडेंस इज फाउंड दैट सैंपल इज डिग्रेडेड और कंटामिनेटेड ड्यू टू इम्प्रॉपर स्टोरेज। अगर मुझे ऐसा कोई एविडेंस मिल रहा है जिसमें ऐसा पता चलता है कि सैंपल जो है मैंने खुले में ही छोड़ दिया या मेरे एनालिस्ट ने खुले में ही छोड़ दिया, उसकी स्टोरेज प्रॉपर नहीं हुई है, उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है उसमें चेंज आ गया है जो एग्जैक्टली
मैन्युफैक्चरिंग में जो सैंपल प्रोडक्ट रखा हुआ है, जो सैंपल है उसके अपीयरेंस में चेंज आ गया है, तो मेरे को इंडिकेटिव मिलता है कि मैंने करेक्ट स्टोरेज नहीं किया, जिसकी वजह से इसमें फिजिकल चेंज आ गया है, तो उस केस में मैं रीसैम्पलिंग कर सकता हूँ। देन मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट द नीड ऑफ रीप्रोसेस। अगर मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन में ऐसा सजेशन आता है कि बैच रिकॉर्ड से या ऐसा कुछ इंडिकेशन मिलता है कि मेरे को 15 मिनट्स की ब्लेंडिंग करनी चाहिए थी, लेकिन केवल 10 मिनट्स की ब्लेंडिंग की है, 15 मिनट्स की नहीं की है, और रिकॉर्ड भी वैसे ही किया है, तो 5 मिनट की एक्स्ट्रा ब्लेंडिंग करके और फिर उस टाइम पे मैं रीसैम्पलिंग कर सकता हूँ। देन सैम्पलिंग प्रोसीजर इज अंडर क्वेश्चन। ऐसा ये पता चलता है कि सैम्पलिंग का जो मेरा प्रोसीजर उस पर्टिकुलर सैम्पलिंग के लिए यूज़ किया है वो करेक्ट नहीं था, तो मैं रीसैम्पलिंग कर सकता हूँ। तो ये कंडीशंस हो गई कि मैं सैम्पलिंग रीसैम्पलिंग कब कब कर सकता हूँ। देन फेज 2 इन्वेस्टिगेशन। एट द एंड ऑफ द फेज 2 डिसीजन ऑन बैच डिस्पोजिशन शैल बी टेकन। फेज 2 खत्म होते होते हमने बैच डिस्पोजिशन का डिसीजन ले लेना होता है। जो भी डिसीजन हम लेंगे, वो डिसीजन लेने के लिए हमने क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी होती है। आउटकम ऑफ द लैब इन्वेस्टिगेशन इन फेज 1। फेज 1 से जो भी मेरा लैब इन्वेस्टिगेशन का आउटकम आता है उसको हमने कंसिडर करना होता है। कंक्लूजन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन। मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन में जो भी कंक्लूड करता हूँ वो मैंने कंसिडर करना होता है। रिजल्ट्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन फेज 1 एंड फेज 2। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जो भी रिजल्ट्स आते हैं मेरे फेज 1 में, फेज 2 में, उन रिजल्ट्स को मैंने कंसिडर करना होता है। और हिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सिमिलर ओएस प्रोडक्ट। और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में अगर कुछ पुराने ओएस की हिस्ट्री है तो उन चीज़ों को भी मैंने इसके साथ में कंसिडर करना होता है। और ये सारी चीज़ें क्यूमुलेटिव कंसिडर करने के बाद में मैं बैच डिस्पोजिशन का डिसीजन लेता हूँ। बैच डिस्पोजिशन का डिसीजन लेने के बाद में हम इंटर करते हैं फेज 3 इन्वेस्टिगेशन में। अब एक नेचुरल सा सवाल आता है कि जब मैंने बैच डिस्पोजिशन का डिसीजन ले लिया है तो फेज 3 का इन्वेस्टिगेशन क्यों है। फेज 3 का इन्वेस्टिगेशन हम इसके लिए करते हैं क्योंकि हम फेज 2 तक के रिपीटेड एनालिसिस बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन फेज 3 में हमारे ऊपर ऐसी कोई भी बंदिश नहीं होती है। हम फेज 3 में जितनी चाहिए उतनी रिपीट एनालिसिस कर सकते हैं, जितने सैंपल्स की चाहिए उतनी कर सकते हैं, जितने बैचेस की चाहिए उतने बैचेस की कर सकते हैं। उसमें हमें केवल डॉक्यूमेंट करना होता है कि ये मेरा ये पर्पस था और इस पर्पस की वजह से मैंने फेज 3 के अंदर ये इन्वेस्टिगेटिव एनालिसिस की है। इसमें हमें मैन्युफैक्चरिंग एंड लैब इन्वेस्टिगेशन को रिव्यू करना होता है और एज पर द रूट कॉज आइडेंटिफाइड द इम्पैक्ट ऑन द अदर बैचेस ऑफ द प्रोडक्ट शैल बी चेक्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने इस पर्टिकुलर बैच का तो डिस्पोजिशन का डिसीजन ले लिया, लेकिन इसमें जो भी रूट कॉज मेरे को मिला जिसकी वजह से ओएस रिपोर्ट हुआ था, तो उस पर्टिकुलर रूट कॉज का मेरे प्रोडक्ट के अदर बैचेस पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो उस इम्पैक्ट को स्टडी करने के लिए ये फेज 3 जो है बहुत ही ज़्यादा कारगर है। तो ये मेन रीज़न इसका होता है फेज 3 इन्वेस्टिगेशन करने का। इसमें लेकिन एक राइडर है, हम जितनी चाहिए उतनी रीटेस्ट की एनालिसिस ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन एक बार जो हमने बैच डिस्पोजिशन का डिसीजन ले लिया, रिजेक्शन का अगर हमने डिसीजन ले लिया, तो ऐसा हम नहीं कर सकते कि फेज 3 की इन्वेस्टिगेशन में अगर हमें फिर से रिजल्ट पास ऑब्जर्व होते हैं तो हम उस डिसीजन को रिवॉक नहीं कर सकते या रिवर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये राइडर इसमें हमेशा रहता है। डिसीजन ऑफ बैच रिजेक्शन कैन नॉट बी रिवर्टेड बेस्ड ऑन द फेज 3 एनालिसिस, जो हम अभी बात कर रहे थे। देन कंक्लूजन। इसका कंक्लूजन क्या है? ऑल द रिजल्ट्स ऑफ फेज 1 फेज 2 शैल बी रिपोर्टेड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द बैच डिस्पोजिशन डिसीजन। बैच डिस्पोजिशन का जो भी डिसीजन हो, अप्रूवल का हो, रिजेक्शन का हो, लेकिन जो भी फेज 1 में रिजल्ट्स आते हैं या फेज 2 में रिजल्ट्स आते हैं वो सारे हमने अनबायस्ड वे में रिपोर्ट करने होते हैं। एज पर द रूट कॉज आइडेंटिफाइड कापा शैल बी टेकन। जो भी रूट कॉज मेरे को मिलता है उसके लिए कापा हमने चेक करना होता है और कापा डॉक्यूमेंट करना होता है। ऑल द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एंड रॉ डेटा शैल बी इनक्लोज्ड विद द ओएस डॉक्यूमेंट। हमने सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन, लैब इन्वेस्टिगेशन, ऑब्वियस एरर इन्वेस्टिगेशन, जो उसका रॉ डेटा है वो सारा का सारा ओएस डॉक्यूमेंट के साथ में इनक्लोज करना होता है ताकि ये डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेबल हो और क्लियर हो। रिपीटेड लैब एरर शैल इंडिकेटेड द इम्प्रॉपर लैब कंट्रोल्स। सो हमारा एक ही चीज़ के लिए या एक ही तरह का लैब एरर जो है वो रिपीटेड नहीं आना चाहिए। इससे हमें ये पता चलता है अगर एक ही तरह का एरर आता है कि हमारे लैब में कंट्रोल ज़्यादा नहीं है और हमें उसको रिगरसली और कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इफेक्टिवनेस ऑफ कापा शैल बी मॉनिटर।
जो भी हमने कापा लिया हुआ है, जैसे अगर मैंने इंस्ट्रूमेंट के बेस पे कोई कापा लिया है या एनालिस्ट के बेस पे कोई कापा लिया है, तो उसकी इफेक्टिवनेस मैंने आगे मॉनिटर करनी होती है कि उस तरह के और आगे इंसिडेंट्स या ओएस तो नहीं मिल रहे हैं। देन ये एक फ्लो डायग्राम है जो मैंने बनाया हुआ है, जिसमें हम आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन की इन्वेस्टिगेशन किस तरह से चलती है ये बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले सैंपल हमारे पास आता है, हम सैंपल एनालिसिस करते हैं। सैंपल एनालिसिस करने के बाद में रिजल्ट्स इन स्पेसिफिकेशन आ जाते हैं, तो हमें कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे रिजल्ट्स क्लोज हो जाते हैं, वहीं पे एक्टिविटी क्लोज हो जाती है। अगर मेरे रिजल्ट्स आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन आते हैं तो मैं फर्स्ट 1A में एंटर करता हूँ, जहाँ मैं ऑब्वियस एरर के लिए इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। अगर मुझे कोई ऑब्वियस एरर मिल जाता है तो देन उसके अगेंस्ट में मैं कापा ले लेता हूँ, और कापा लेने के बाद में उसकी रीएनालिसिस करके जो भी रिजल्ट आते हैं उसको रिपोर्ट कर देता हूँ। अगर मेरे को कोई असाइनेबल कॉज नहीं मिलता है या कोई ऑब्वियस एरर नहीं मिलता है तो मैं एंटर करता हूँ कहाँ, मैं फेज 1B में एंटर करता हूँ। फर्स्ट 1B में एंटर करने के बाद में अगर मुझे कोई लैब एरर मिल जाता है तो एनालिसिस आफ्टर करेक्शन ऑफ लैब एरर मैं कैरी करता हूँ, और अगर जो भी एनालिसिस करता हूँ मैं लैब एरर को करेक्ट करने के बाद में वो रिजल्ट्स रिपोर्ट करता हूँ। अगर मुझे कोई फेज 1B में लैब एरर नहीं मिला तो मैं फेज 2 में एंटर करता हूँ। फेज 2 में मेरे कौन से पार्ट्स होते हैं, फेज 2 में मेरे 2 पार्ट्स होते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन और एक एनालिटिकल इन्वेस्टिगेशन। तो मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन में एंटर करते टाइम पे मैं डेविएशन लॉग करता हूँ, और अगर मुझे असाइनेबल कॉजेज फाउंड हो गया इसमें तो मैं इसके असाइनेबल कॉज के अगेंस्ट में कापा लेता हूँ, उसको डॉक्यूमेंट करता हूँ और उसको बैच डिस्पोजिशन के लिए कंसिडर करता हूँ। फिर उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में अगर असाइनेबल कॉज नहीं मिलता है मुझे यहाँ पे भी, तो फिर मैं एनालिटिकल इन्वेस्टिगेशन के सेकंड पार्ट फेज 2 के एनालिटिकल इन्वेस्टिगेशन में एंटर करता हूँ। फेज 2 के एनालिटिकल इन्वेस्टिगेशन में क्या करना होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में रीएनालिसिस, और रीएनालिसिस में क्या है, ऑल रिजल्ट्स कंप्लाइज। अगर मेरे सारे रिजल्ट कंप्लाई करते हैं, परसेंटेज आरएसडी भी जो है हिस्टोरिकल डेटा से कंफर्म होती है, तो मैं इस टेस्ट को रिपोर्ट करता हूँ, और जो मेरे कंप्लायंस रिजल्ट आए हैं उसको कंफर्म करने के लिए मैं एनालिस्ट सी से रीएनालिसिस करवाता हूँ उसी सैंपल की। 6 एनालिसिस उन सैंपल के फिर से करते हैं, और 6 एनालिसिस के अगर वो भी रिजल्ट सारे इनकम्प्लायंट आते हैं तो ये सारे रिजल्ट्स जो है ये रिपोर्ट करते हैं और बैच डिस्पोजिशन में हम कंसिडर करते हैं। सेकंड केस क्या है कि मेरे सारे रिजल्ट्स जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो मैंने किए हैं 6 रिजल्ट्स, वो सारे के सारे जो है आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन रिजल्ट्स को कंफर्म करें। अगर आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन रिजल्ट्स को कंफर्म करते हैं तो मैं बैच डिस्पोजिशन के लिए इन रिजल्ट्स को कंसीडर करता हूं, और क्वालिटी कंट्रोल से जो रिकमेंडेशन जाता है कि आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन कंफर्म हो रहा है, इसलिए बैच रिजेक्शन के लिए रिकमेंड करते हैं। बैच डिस्पोजिशन का डिसीजन होने के बाद में फिर क्या करते हैं, फिर हम फेज 3 में एंटर करते हैं, और फेज 3 में एंटर करने के बाद में मैं n नंबर ऑफ एनालिसिस कर सकता हूँ, और जो रिलेटेड बैचेस है, इसके जो अदर बैचेस है इस प्रोडक्ट के, उन बैचेस पे क्या इम्पैक्ट हुआ है उसको चेक करता हूँ। तो ये मेरा पूरा प्रोसेस फ्लो है आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन का, जिसमें हम समराइज कर सकते हैं सारी एक्टिविटीज़ को। दोस्तों इसी के साथ में हमारा आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन का जो वीडियो डिस्कशन था वो एंड पे आता है। उम्मीद है आपको इस पर्टिकुलर वीडियो डिस्कशन के कंटेंट पसंद आए होंगे। अगर आपको ये पसंद आए हैं तो आप लाइक करें और लोगों से भी शेयर करें ताकि और लोगों को भी बेनिफिट हो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।